हम ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। कल की वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे वार्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो आपको इसमें हम पहले बताएं कि वार्नर्स थ्योरी क्या होती है, वार्नर्स थ्योरी क्यों पढ़ते हैं, क्या वार्नर्स थ्योरी हमारे सिलेबस में है कि नहीं है, वार्नर्स थ्योरी किस चीज़ को एक्सप्लेन करती है और इसे पढ़ने की हमें क्या ज़रूरत है। तो सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको दिखा दे रहे हैं नए सिलेबस के अकॉर्डिंग्स क्या वार्नर्स थ्योरी आपके सिलेबस में है या नहीं है, उसके बाद तब पढ़ें, क्योंकि आप अपने पास हमेशा सिलेबस रखें और जो कुछ आपके सिलेबस में है वही पढ़े, फालतू की चीज़ें आप न पढ़ें, क्योंकि जो है आपका जो है सिलेबस जो है काफ़ी जो है रिड्यूस हो चुका है। तो यहाँ पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो आपके सिलेबस में है। देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में यहाँ पर आपके सामने जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो इसमें जो है बॉन्डिंग पढ़ना है। किसका बॉन्डिंग पढ़ना है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बॉन्डिंग पढ़नी है। किसके? वार्नर्स थ्योरी पढ़नी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़नी है और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़नी है। तो बॉन्डिंग में आप लोग अगर जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़े थे तो बॉन्डिंग आपको ये चीज़ बताती थी कि किसी मॉलिक्यूल का शेप कैसा है, किसी मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री कैसी है और इसके बांड किस तरह के है। तो कोवैलेंट बांड है, कोऑर्डिनेट बांड है, तो बांडिंग के बारे में बताता था किस तरह के बांडिंग है और किस तरह इनका 3 डायमेंशनल स्पेस था। तो 11th में आप लोगों ने बांडिंग पढ़ा था, केमिकल बॉन्डिंग्स। तो सेम उसी की तरह ही जो वैलेंस वार्नर्स थ्योरी है बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करती है। तो यहाँ पर हम आपको जो है इस वार्नर्स थ्योरी के द्वारा जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करेंगे। तो आप थोड़ा सा जो है ध्यान से देखिए, ये आप लोगों के लिए नया है वार्नर्स थ्योरी, आप पहली बार पढ़ रहे हैं, 12th में है। तो वार्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो वार्नर्स थ्योरी क्या है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए? इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थ्योरी आर, इसके जो इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट्स है तो ये क्या है? पहले नंबर पे लिखा हुआ है मेटल पोसेस 2 टाइप ऑफ वैलेंसी। मेटल 2 तरह की वैलेंसी रखती है, प्राइमरी और आयोनाइज्ड वैलेंसी एंड सेकेंडरी और नॉन आयोनाइज्ड वैलेंसी। तो वार्नर्स बता रहे हैं कि जो सेंट्रल मेटल होते हैं वो 2 तरह की वैलेंसी रखते हैं। एक प्राइमरी वैलेंसी रखते हैं जो क्या होती है? आयोनाइज होती है, और जो एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी जो नॉन आयोनाइज होती है। हम एग्जाम्पल लेके आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। कोबाल्ट जो है यह एक सेंट्रल मेटल है, किससे बॉन्डेड है? लिगेंड से बॉन्डेड है NH3 से, और किससे बॉन्डेड है? Cl3 से। तो जो एक कह रहे हैं कि जो Cl3 है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, वह इनकी जो है प्राइमरी वैलेंसी से अटैच है, और जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है वह इनकी सेकेंडरी वैलेंसी से अटैच है। आप बस इतना समझ लीजिए कि अगर कोई सेंट्रल मेटल है वह किसी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर किसी जो है निगेटिव चार्ज से जुड़ा हुआ है, तो या फिर जो है उसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, तो जो लिगेंड से अटैच होता है इसको बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी, और जो बाहर वाले निगेटिव चार्ज से अटैच होता है तो यह इसकी बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी। तो एक क्या होती है, इनके पास 2 तरह की वैलेंसी होती है, एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी। अब आपको जो है नेक्स्ट सेकेंड टॉपिक में क्या है? प्राइमरी वैलेंसी ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन। प्राइमरी वैलेंसी ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन आर सेटिस्फाई बाई द निगेटिव आयंस। एक कह रहे हैं जो इनकी प्राइमरी वैलेंसी है हमेशा निगेटिव आयन से ही सेटिस्फाइड होती है, पॉजिटिव आयन से नहीं सेटिस्फाइड होती है। तो जैसे यहाँ पर जो है कोबाल्ट के साथ जो है प्राइमरी वैलेंसी क्लोरीन जो है क्लोराइड आयन के साथ सेटिस्फाइड है। तो ये दूसरा का पोस्टुलेट जो इनका है प्राइमरी वैलेंसीज ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन आर सेटिस्फाई बाई निगेटिव आयंस। ये हमेशा जो है निगेटिव आयन से इनकी सेकेंड प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई होती है। जैसे COCl3 है तो इनकी प्राइमरी वैलेंसी 3 है, इसके साथ जो है सेटिस्फाई कर रही है, या कापर सल्फेट है तो इनमें जो है सल्फेट पे डबल माइनस होता है, तो इसकी जो है 2 वैलेंसी है, ये इसके साथ सेटिस्फाई करता है। AgCl है, क्या है? AgCl है, यहाँ पर जो है सिल्वर की जो है प्राइमरी वैलेंसी 1 है। कहने का मतलब यह है कि प्राइमरी वैलेंसी हमेशा निगेटिव आयन से सेटिस्फाई होती है, सेकेंड पोस्टुलेट्स यही कहता है। अब उसके बाद क्या है? इन कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स में, इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में
इट्स अटैचमेंट टू मेटल आयन, इसका जो अटैचमेंट होता है मेटल आयन के साथ, किसका, लिगेंड या जो है प्राइमरी वैलेंसी का, इज शोन बाय द डॉटेड लाइंस, किसको डॉटेड लाइन से शो करते हैं, इनके जो है प्राइमरी वैलेंसी को, जो प्राइमरी वैलेंसी है उसको डॉटेड लाइन से शो करते हैं। अभी हम बता रहे हैं कैसे। इन मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में इनके प्राइमरी वैलेंसीज को डॉटेड लाइन से शो करते हैं। कब, जब हम इनकी जियोमेट्री दिखाते हैं, स्ट्रक्चर दिखाते हैं। इट्स करेस्पॉन्ड्स टू द ऑक्सीडेशन स्टेट्स, इनका जो प्राइमरी वैलेंसी है इनके ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। अगर प्राइमरी वैलेंसी 1 है तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट 1 होगा, 1 होगा। और प्राइमरी वैलेंसी अगर 2 है तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होगा। प्राइमरी वैलेंसी 3 है तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट 3 होगा। ऑफ द मेटल एटम आर आयन एंड इट्स आयोनाइजेबल, यह क्या होता है, आयोनाइजेबल होता है। जैसे यहाँ पर क्या होगा, आयोनाइज होगा तो क्लोरीन Cl3 यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन ब्रैकेट के अंदर वाले नहीं निकलेंगे, यह इतने आयोनाइज नहीं होते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप जो आपका जो है थर्ड है। थर्ड क्या है, पहले देखिए, जो थर्ड पास्टुलेट्स कहता है द सेकेंडरी वैलेंसी आर सेटिस्फाई, जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है सेटिस्फाई बाई जो है आइदर निगेटिव आयन, यह या तो निगेटिव आयन से सेटिस्फाई होती है, आर न्यूट्रल मालिक्यूल, या किससे, न्यूट्रल मालिक्यूल से सेटिस्फाई होती है। हाँ, लिगेंट या तो निगेटिव भी होते हैं या न्यूट्रल्स भी होते हैं, दोनों से सेटिस्फाई होती है। इट अटैचमेंट आर टू मेटल, इसका जो मेटल के साथ अटैचमेंट हो, इज शोन बाय थिक लाइन, यह थिक लाइन से शो करते हैं, थिक लाइन्स। एंड इज नॉन आयोनाइजेबल, ये नॉन आयोनाइजेबल होता है। हम बता रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो होता है वो आयोनाइज नहीं होता है, वो टूटता नहीं है। किसमें, चाहे वो जो है सॉलिड स्टेट में है तो भी नहीं टूटेगा, या फिर अगर उसको हम वाटर में डिसॉल्व कर देंगे तो भी नहीं टूटेगा। तो हमारे कहने का मतलब है कि अगर हम इस कॉम्प्लेक्स को CONH3 को हम क्या करेंगे, वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हमको केवल और केवल क्लोराइड आयन मिलेगा, Cl- आयन मिलेगा, बाकी न कोबाल्ट प्लस आयन मिलेगा न NH3 मिलेगा। NH3 का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो यहाँ पर जो है कोबाल्ट भी नहीं मिलेगा और यहाँ पर केवल और केवल यही मिलेगा, इनका यही कहना है। इसके बाद थोड़ा सा और देखें तो ये आपको हम बॉन्डिंग दिखा दें इसकी। यहाँ पर थिक लाइंस एंड इज नॉन आयोनाइजेबल, यह नॉन आयोनाइजेबल है। इट करेस्पॉन्ड्स टू कोऑर्डिनेशन नंबर, यह बताता है कि कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है ऑफ मेटल आयन इन आर एटम्स। अब हमें स्ट्रक्चर्स बता रहे हैं, देखिए इन्होंने क्या स्ट्रक्चर्स दिया है। ये कह रहे हैं कि जैसे आपको यही जो हम बता रहे थे, देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाए हैं, CONH3 6 टाइम्स Cl3, इसका जगह देखिए इनका स्ट्रक्चर्स वार्नर्स का कैसे होता है। वार्नर्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, देखिए इस तरह से होता है, इस तरह से। कोबाल्ट बीच में है, कोबाल्ट बीच में है, एक NH3 इस तरह लगा है, दूसरा NH3, तीसरा NH3, चौथा, पांचवा, छठवां। एक यही कह रहे हैं कि जो इनकी जो है सेकेंडरी वैलेंसी है उनको हम मोटी लाइन से दिखाएंगे, थिक लाइन से दिखाएंगे। कब, जब हम इनका जो है स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, ये जो है इनका स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो इसको हम मोटी लाइन से दिखाएंगे। और जो प्राइमरी बैलेंसी है, जैसे देखिए प्राइमरी बैलेंसी जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर था, इसको हम डॉटेड लाइन से शो करेंगे, इसको हम डॉटेड लाइन से शो करेंगे। और इन्होंने कहा कि जो इनकी जो प्राइमरी बैलेंसी है यह इनका बताती है ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या बताती है, ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर 3 प्राइमरी बैलेंसी सेटिस्फाई है 3, तो इनका मतलब है तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। और जितनी जो है इनकी सेकेंडरी बैलेंसी सेटिस्फाई है, इसका मतलब उतने उनके कोऑर्डिनेशन नंबर है। अब यहाँ पर कितने, 1 2 3 4 5 6, अगर 6 जो है इनके पास जो है क्या है, सेकेंडरी बैलेंसी सेटिस्फाइड है, तो इसका मतलब इनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। इनका स्ट्रक्चर इस तरह दिखाया जाता है, ये जो है वार्नर्स थ्योरी का स्ट्रक्चर है, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। यही पीछे वाले मतलब इससे पहले जो एक्सप्लेन किए थे सेकेंड और थर्ड पॉइंट में, यही बताए थे कि जो है यह कोबाल्ट है, जैसे कोई भी आयन है तो उसका जो प्राइमरी बैलेंसी होता है उसको डॉटेड लाइन से शो करते हैं। प्राइमरी बैलेंसी के जो है ये शो करती है कि इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। जो 3 प्राइमरी बैलेंसी सेटिस्फाइड है तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट +3, और अगर कितने 6 सेकेंडरी बैलेंसी सेटिस्फाइड है तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है,
नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, एवरी मेटल आयन हैज़ ए टेंडेंसी टू सेटिस्फाई बोथ इट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। इनका कहना है कि सभी के सभी मेटल के पास प्राइमरी और सेकेंडरी बैलेंसी रख सकने का मतलब टेंडेंसी होती है। मतलब कोई भी मेटल ये नहीं है कि यह मेटल प्राइमरी बैलेंसी ही केवल रखेगा, यह मेटल सेकेंडरी बैलेंसी ही केवल रखेगा। इवरी मेटल मतलब इवरी मेटल प्रत्येक मेटल क्या कर सकते हैं, हैज़ टेंडेंसी, सबके पास ये टेंडेंसी होती है टू सेटिस्फाई, वो सेटिस्फाई करें प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैलेंसी, वह प्राइमरी और सेकेंडरी बैलेंसी को सेटिस्फाई करे। इसका मतलब है कि जो है कोई भी मेटल जो है दोनों तरह की बैलेंसी शो करता है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट क्या कहते हैं, एवरी मेटल हैज ए फिक्स्ड नंबर ऑफ सेकेंडरी बैलेंसी। ये कह रहे हैं कि सभी जो है प्रत्येक मेटल है इनके पास एक फिक्स नंबर में सेकेंडरी बैलेंसी होती है कि यह कितने नंबर आप लिगेंड को अटैच कर सकते हैं। अगर किसी की जो है सेकेंडरी बैलेंसी 4 है तो वह केवल 4 लिगेंड को क्या करेगा, जोड़ सकेगा। किसी की जो है सेकेंडरी बैलेंसी अगर 3 है तो वह केवल 3 ही लिगेंड को जोड़ सकता है। नेक्स्ट क्या है, 6 पोस्टुलेट्स इनका क्या है वार्नर्स का, secondary balances or ligand satisfy the secondary valency are always directed towards a fixed position space around the central atom ion। ये कह रहे हैं कि जो इनकी सेकेंडरी बैलेंसी है वो सेटिस्फाई होती है, जो लिगेंड से सेटिस्फाई होती है उनका जो है 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट क्या है स्पेस में, इनका ये कि स्पेस लिखा हुआ है, इनका जो स्पेस में जो है अरेंजमेंट होता है यह क्या होता है, एक 3 डायमेंशनल होता है, एक फिक्स होता है कि ये जो है टेट्राहेड्रल है तो ये टेट्राहेड्रल रहेंगे, ऑक्टाहेड्रल है तो ऑक्टाहेड्रल ही रहेंगे। जैसे तो यही बात ये बता रहे हैं कि इनका जो है 3 डायमेंशनल स्पेस में एक फिक्स अरेंजमेंट होता है किसका, लिगेंड का। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, और इसी चीज़ को जो है और सेटिस्फाई किए हैं, द जियोमेट्री ऑफ ए कॉम्प्लेक्स। एक कॉम्प्लेक्स की जो जियोमेट्री होती है, हमने कहा कि बॉन्डिंग्स, केमिकल बॉन्डिंग्स में हम क्या पढ़ते हैं, जियोमेट्री पढ़ते हैं, उसका बॉन्डिंग पढ़ते हैं। तो यहाँ जियोमेट्री की बात हो रही है। अभी बॉन्डिंग आपको बताया गया, डॉटेड लाइन जो था वह प्राइमरी बैलेंसी को सेटिस्फाई करता था और सॉलिड लाइन की जो था सेकेंडरी बैलेंसी को सेटिस्फाई करता है। आपने बॉन्डिंग देखा, अब आप जियोमेट्री देखेंगे, समझ में आया। तो केमिकल बॉन्डिंग में ही बॉन्डिंग और जियोमेट्री का एक्सप्लेनेशन होता है। तो द जियोमेट्री ऑफ ए कॉम्प्लेक्स इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ लिगेंड। ये कह रहे हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स की जो जियोमेट्री होती है वह किसके ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ लिगेंड्स के ऊपर। कैसे, जैसे इफ 4 लिगेंड प्रेजेंट इन ए कॉम्प्लेक्स, जैसे अगर 4 लिगेंड 4 लिगेंड अगर किसी जो है कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है 4 लिगेंड, देन द जियोमेट्री इज टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। अगर इनके पास 4 जो है लिगेंट है, 4 लिगेंट है तो इनकी जो जियोमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल होगी या तो स्क्वायर प्लेनर होगी। तो टेट्राहेड्रल कब होगी, जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तब टेट्राहेड्रल होगी, और जब D2sp3 हाँ जब D2sp हो हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ये क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर होगी। और किसके ऊपर हाइब्रिडाइजेशन होता है, सेंट्रल मेटल एटम के पास हाइब्रिडाइजेशन होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, इफ द 6 लिगेंड प्रेजेंट इन ए कॉम्प्लेक्स, अगर किसी कॉम्प्लेक्स में कितने लिगेंट हो, 6 लिगेंट हो, देन द जियोमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल, तब इनकी जियोमेट्री क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल्स होती है। समझ में आया। तो ये आपको पता होगा, अगर जो है किसी में 2 लिगेंट है तो उसकी जियोमेट्री जो है लीनियर है, 3 है तो उसकी जो है जियोमेट्री क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर है, और जो है 5 है तो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल है, और इसी प्रकार जो है आपके 7 है तो पेंटागोनल बाईपिरामिडल है। तो यह इन्होंने एक्सप्लेन किया। उसके बाद इन्होंने बताया द प्राइमरी बैलेंसीज आर नॉन डायरेक्शनल। जो प्राइमरी बैलेंसी होती है वो डायरेक्शनल नहीं होती है, उनका जो है स्पेस में अरेंजमेंट फिक्स नहीं होता है। वो क्या करते हैं, एंड प्ले नो इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द जियोमेट्री ऑफ ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। वह किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की जियोमेट्री को डिटरमाइन नहीं करते, उनमें उनका कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। किसका, जो प्राइमरी बैलेंसी होती है वह जो है जियोमेट्री को नहीं डिफाइन करते, वो नहीं बताते हैं कि किस प्रकार की जियोमेट्री होती है। जियोमेट्री कौन बताता है, केवल सेकेंडरी बैलेंसी बताती है। थोड़ा सा इनके समय में कुछ, तो वार्नर थ्योरी बहुत पुरानी है तो इनके समय में कुछ अलग तरीके का जो है इन्होंने नोटेशन बनाया था। वार्नर्स फार्मूला था कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, इस तरह होता है, देखिए इस तरह लिखा जाता है, और जो है मॉडर्न फार्मूला आपके समय जो है अब लिखा जाता है, इस तरह लिखा जाता है।
वार्नर जैसे COCl3 × 6NH2 जो सेकेंडरी वैलेंसी वाले होते थे, मतलब दो तरह के अगर लिगेंड है, दो तरह के आयन हैं तो उसको जो है दो तरीके से लिखा जाता था और अब तो इस तरह से लिखा जाता है। कभी कभी एग्जाम में आ सकता है कि अगर जैसे आपके लिख दिया गया CONH3 6 टाइम्स Cl3, कहा गया कि वार्नर्स फार्मूला में इसको कन्वर्ट कर दीजिए, तो आप करेंगे CO जितने Cl है एक साथ कर लेंगे इंटू 6NH3 कर देंगे, NH3 को बाद में कर देंगे। जैसे आपको दे दिया गया कि मॉडर्न फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड, चेंज दिस कंपाउंड इन वार्नर्स फार्मूला, तो आप वार्नर्स में इस तरह कर लेंगे, इस तरह। तो ये हो गया आपका जो है कंप्लीट वार्नर्स थ्योरी का एक्सप्लेनेशंस। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो डियर स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।